हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। होप आप सब सही हो, सेफ हो और घर पे अपना पढ़ाई जबरदस्त कर रहे होगे, क्योंकि आपका एग्जाम होना तय है। ऐसा मत सोचना कि आपके सीनियर बैच की तरह आपका भी एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। हम अपना पढ़ाई कंटिन्यू करते रहेंगे, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। तो आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, जो कि है बैंकिंग। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। पहले हम समझते हैं ये बैंकिंग होता क्या है, ये बैंक्स होता क्या है। जनरली ये जो बैंक्स होते हैं ये हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हम अगर हमारा पैसा कुछ रखना चाहें तो हम बैंक में रखते हैं। ताकि बैंक में क्यों रखते हैं? ताकि हमें वहां से इंटरेस्ट मिले। अब घर पे अगर आप पैसा रखे रहोगे तो आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं देगा, लेकिन अगर आप बैंक पे रखते हो तो बैंक आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। अब वो इंटरेस्ट कहां से प्रोवाइड करता है? जब जो पैसा हम बैंक में रखते हैं उसी पैसे को वो कोई जरूरतमंद इंसान को या फिर कोई जिसको जरूरत हो उसको लेंड करता है या फिर लोन देता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसमें स्कैम वैम भी करते हैं, लेकिन मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं जो भी छोटे व्यापारी हैं या स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, उनको बैंक्स लोन प्रोवाइड करता रहता है। जिसको उसने लोन प्रोवाइड किया है उससे वो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, और जब आपको इंटरेस्ट देने की बारी आती है तो वो थोड़ा कम इंटरेस्ट देता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपना उसका भी तो बैंक का भी तो खर्चा है, उसका एम्प्लॉई है, उसका जो अपार्टमेंट में है वो उसका किराया है, एंड अदर एक्सपेंसेस आर आल्सो देयर। तो बैंक्स जनरली क्या करते हैं? बैंक्स हमारे ये बहुत सारा काम करते हैं। जैसे हम अपना पैसा सेव कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, इससे हम लोन लेते हैं, या फिर हम अपना लॉकर रखते हैं ताकि ज्वेलरी वगैरह बैंक में सेफ रहे। और बहुत सारे काम होते हैं बैंक के थ्रू। जैसे हम अपना टैक्स पे करना चाहें तो टैक्स पे करते हैं। जो सैलरीड लोग हैं, सैलरी लोग वालों के लिए उनके अकाउंट में पैसा आता है तो वो बैंक ही ट्रांसफर करवाता है। जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलता है उनको भी पैसा बैंक से ट्रांसफर करता है। तो आज के जमाने में या जिस हिसाब से हमारा इंडिया डेवलप कर रहा है या डिजिटलाइज हो रहा है, सब हम मोस्टली एक सेंट्रलाइज बैंक के ऊपर डिपेंड करते हैं और इसको रेगुलेट करता है आरबीआई या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब बैंक्स में भी बहुत तरीके के अकाउंट्स होते हैं। अब ये अकाउंट्स क्यों बनाया जाता है, ऐसा टाइप ऑफ अकाउंट्स क्यों बनाया जाता है? ताकि वो कस्टमर्स को, मतलब जो पैसा रखने वाला होता है उनको अट्रैक्ट कर सके और उन्हीं बैंक में वो पैसा जमा कर सके। तो पैसा जमा करवाने के लिए वो बहुत सारे डिफरेंट अकाउंट बनाते हैं। जैसे एक होता है सेविंग अकाउंट, दूसरा होता है आरडी अकाउंट, जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, वो हम आज जो आपके सिलेबस में जिसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके साथ साथ करेंट अकाउंट होता है, जो इसका बिजनेस होता है वो करेंट अकाउंट बनाता है। पीपीएफ अकाउंट होता है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो। हर तरीके के टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं और हर टाइप ऑफ अकाउंट में अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। उसमें से जो सबसे जो एक मिडिल क्लास इंसान के लिए जो एक बेस्ट वे होता है डिपॉजिट करने का, वो दो टाइप ऑफ अकाउंट होते हैं। एक होता है पीपीएफ अकाउंट, दूसरा होता है आरडी अकाउंट। पीपीएफ अकाउंट क्या होता है? वो जब अगर आप आगे कॉमर्स वगैरह पढ़ते हो तो वहां पे बात करोगे या पे वहां पे पढ़ोगे, लेकिन हमारे आज के क्लास में हम सीखेंगे कि आरडी क्या होता है या फिर रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है। मुझे या आपको महीने के 2000 रुपए आपको मिल रहे हैं, ठीक है? 2000 रुपए आपको मिल रहे हैं फॉर योर पॉकेट मनी। मान लो आपने बैंक अकाउंट खोल दिया और महीने के आपको 2000 रुपए मिल रहे हैं और उसमें से आप चाहते हो कि हम 500 रुपए सेव करें, ठीक है? हम 1500 रुपए खर्चा करेंगे महीने भर और मान लो 500 रुपए सेव करेंगे। लेकिन जब हम बैंक में सेविंग अकाउंट में वो 500 रुपए डालते हैं ना, उधर हमें 3 से 4% का इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन जो आरडी अकाउंट होता है, जो 500 रुपए मुझे कंटिन्यूअसली, मान लो आपको हर महीने 2000 रुपए मिल रहा है और उसमें से आपको आंख बंद करके 500 रुपए डालने हैं, तो आप क्या कर सकते हो? आप उस 500 रुपए को आइदर आरडी या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में डाल सकते हो। तो उससे आपको फायदा क्या होगा? वहां पे आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको कंपाउंडिंग के फॉर्म में मिलेगा। अब आइंस्टाइन साहब ने कहा था कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अब ये कंपाउंडिंग क्या है? कंपाउंडिंग जनरली है, कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोग पढ़े होंगे। अगर आप देखो, मान लो आपके पास 100 रुपए है,
ठीक है, आपके पास 100 रुपए है और उस पे पहले साल के लिए मान लो फर्स्ट ईयर के लिए आपके पास 100 रुपए है और उस पे मान लो आपको इंटरेस्ट मिला 10 रुपए का, तो सेकेंड ईयर जब होगा तब आपके पास टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 110 रुपए, और 110 पे फिर आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा, यहां पे आपको 11 रुपए मान लो मिला, तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो कंपाउंडिंग से क्या होता है कि वैल्यू जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो इंक्रीज होता जाता है, जो कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में क्लास 9th में छोटे क्लास में पढ़े हुए हो। तो इसी का ही यूज होता है इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि एक इंसान एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक छोटा सा अमाउंट अपने सैलरी से या फिर कहीं से भी जहां से वो इनकम करता है उसमें से एक छोटा अमाउंट अगर वो आरडी में डालते जाए तो आप 3 मंथ से लेकर 10 साल तक ये अकाउंट चल सकता है। 3 मंथ से लेकर 10 साल तक आप ये अकाउंट चला सकते हो, और चलाने के बाद मान लो ये खत्म, 10 साल का पीरियड मान लो खत्म हो गया, तो उसके बाद आपको एक लमसम अमाउंट आपको मिलेगा। लमसम मतलब एक बड़ा अमाउंट मिलेगा जो आपको बहुत सारे काम के लिए आपको इसको यूज कर सकते हो। इसमें जो इंटरेस्ट जुड़ता है ना, ये क्वार्टरली आपका कंपाउंड होता है, ऐसा नहीं कि साल में एक बार कंपाउंड होगा, नहीं, क्वार्टरली आपका कंपाउंड होता है और वो आपके अकाउंट में जुड़ता जाता है। और ये जो रेट होता है ना, ये फिक्स्ड रेट होता है, और ये कौन डिसाइड करता है, ये हमारे डिसाइड करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे इंडिया में जो पैसों को कंट्रोल करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको कंट्रोल करता है। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, यहां पे 2 चीजें हैं। जब आप पैसा रख रहे हो, ठीक है, जब आप पैसा रख रहे हो एट द एंड, मान लो आपने 10 साल के लिए कुछ पैसा या n महीने के लिए, n मंथ के लिए आपने कुछ पैसा रखा, मान लो आपने रुपीज P n मंथ्स के लिए एक आरडी अकाउंट में रखा, ठीक है, आपने मान लो रुपीज P n मंथ के लिए एक आरडी अकाउंट में रखा, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो R% है, ठीक है, ये क्या है, रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो R% आपको साल में मिल रहा है। तो एट द एंड n मंथ के बाद आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू P इंटू n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू R/100, ये आपका इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। मान लो आप n मंथ के लिए पैसा रख रहे हो, आप P पैसा पर मंथ रख रहे हो, पर मंथ इतना पैसा रख रहे हो, और आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट दे रहा है या बैंक दे रहा है वो मान लो R% दे रहा है। तो एट द एंड ऑफ n मंथ आपको ये, अगर यहां पे सारा वैल्यूज डाल दो तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, इंटरेस्ट आपको इतना मिलेगा। तो एट द एंड आपको जो लमसम अमाउंट है वो कितना मिलेगा, उसको हम बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू मतलब पैसा आप रख रहे हो, वो मैच्योर होने के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा एट द एंड ऑफ n मंथ। तो आपने P पैसा रखा पर मंथ, और कितने महीने के लिए रखा, n मंथ के लिए, तो मैच्योरिटी वैल्यू कितना हो जाएगा, अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट, यही तो होना चाहिए, जितना पैसा आपने रखा प्लस उसका इंटरेस्ट ही तो मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि वो पैसा काट के रख देंगे, नहीं, तो भी गलत है, बैंक को पकड़ पीटना उधर। तो आपको क्या मिलेगा, अमाउंट जितना डिपॉजिट हुआ प्लस जितना इंटरेस्ट आपको मिला यहां से। तो कितना पैसा आपने डिपॉजिट किया, पर महीना P रुपए डिपॉजिट किया, और कितने महीने के लिए डिपॉजिट किया, n महीने के लिए, प्लस इंटरेस्ट, ये डाल दो, तो ये आपका मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला आ गया। बस यही 2 चीजें दिमाग में रखना है, ठीक है। बेसिकली ये इंटरेस्ट ये कैलकुलेट होता है फॉर्म, और हर बैंक के लिए ये फॉर्मूला कंपलसरी है। इस फॉर्मूले के अलावा और कोई चीज यूज नहीं होता, कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो यही 2 फॉर्मूले हैं, इसी के बेसिस पे ये पूरा चैप्टर है। बस फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करना है और आंसर सॉल्व करना है। किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं, उसमें से 4-5 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूं, उसी के साथ ये चैप्टर खत्म होगा। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, बैंकिंग क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, वो सब समझ में आया होगा। तो इसको नोट डाउन कर लो, मैं मिटा के क्वेश्चंस लिखूंगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या
क्या बोला है, मोहन डिपॉजिट्स ₹80 पर मंथ इन ए आरडी अकाउंट फॉर 6 ईयर, फाइंड द अमाउंट पेएबल टू हिम ऑन मैच्योरिटी इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। जनरली जो आरडी का इंटरेस्ट होता है ना, वो 5 से 6-7% का इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। और आरडी में सेव करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब आप मंथली सेव करते हो तो आपको लगता नहीं है कि अमाउंट आपका इतना जा रहा है, लेकिन जब आप एक एट द एंड जब आपको एक लमसम अमाउंट मिलेगा ना, तो वो पैसा आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके और ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो मैं ये हर बच्चे को रिकमेंड करूंगा जो ये वीडियो देख रहा है, आप अपने यंग एज से पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। इन्वेस्ट करना मतलब, और जो सेफेस्ट ऑप्शन होता है मेरे हिसाब से, जो सेफेस्ट ऑप्शन होता है वो 2 गवर्नमेंट के रिलायबल ऑप्शंस होते हैं। वो होता है एक तो आरडी, आप रिकरिंग डिपॉजिट्स कर सकते हो, दूसरा पीपीएफ अकाउंट। पीपीएफ अकाउंट को बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है, लेकिन मोस्टली हर इंसान के पास पीपीएफ अकाउंट है, तो आप पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन जरूर याद रखना कि आरडी अकाउंट और पीपीएफ अकाउंट आपको खोलना ही खोलना है, ताकि आप जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे, आपको एट द एंड उतना ज्यादा पैसा आपके पास होगा। स्टार्टिंग में जब आप इन्वेस्ट करना शुरू करोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ इतना बड़ा अमाउंट हो सकता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाता हूं। अभी मान लो ये जो इंसान है 80 रुपए एक महीने पर मंथ रखता है। 80 रुपए 100 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 100 रुपए हम तो एक दिन में खा लेते हैं, लेकिन मान लो एक महीने पे 100 रुपए अगर वो रखता है और 6 साल के लिए लगता है, और उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो देखते हैं उसको एट द एंड ऑफ 6 ईयर उसे कितना पैसा वापस मिलता है। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे उसे इंटरेस्ट कितना मिला। तो यहां पे आपका अमाउंट P कितना हो जाएगा, P आपका है ₹80। नंबर ऑफ मंथ कितना हो जाएगा, 6 ईयर बोला है, 6 ईयर्स which is equal to 6 into 12 which is equal to 72 months, ये हो गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना गिवन है, 6%। तो इंटरेस्ट आपको कितना मिल जाएगा, इंटरेस्ट विल बी P इंटू P इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2 into 12 प्लस इंटू R बाय 100। अब यहां पे वैल्यूज पुट कर दो। तो P कितना है 80 इंटू 72 इंटू 73 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू 6 बाय 100। अब अगर यहां पे हम कुछ सॉल्व करना चाहें तो क्या कुछ कैंसिल होगा, जी हाँ बिल्कुल कैंसिल होगा। 6 2 जा, फिर यहां से 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 जा 12, फिर 2 से काटेंगे तो 1 और 8, तो इतना आ रहा है। और यहां से 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, तो 73 इंटू 18। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो 73 इंटू 18 इंटू 8, तो आपको मिल जाएगा 10512, और नीचे और एक 10 था, तो दैट विल बी इक्वल टू 1051.20 रुपीज। इतना उसको इंटरेस्ट मिला। अब इसमें देखते हैं उसको मैच्योरिटी वैल्यू, मतलब ये तो सिर्फ इंटरेस्ट है, उसको मैच्योरिटी वैल्यू कितना मिलेगा, मतलब आफ्टर 6 ईयर उसको कितना मिलेगा। तो मैच्योरिटी वैल्यू आपको कितना मिलेगा, P इंटू N मतलब 80 इंटू 72 प्लस 1051.20। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको मिलेगा 6811.20। इतना रुपए एट द एंड ऑफ 12 मंथ, एट द एंड ऑफ 6 ईयर उसको इतना रुपए मिलेगा। मतलब अगर वो 6 महीने के लिए, ठीक है, सॉरी, अगर वो 6 साल के लिए अपना पैसा वो आरडी में रखता, ठीक है, आरडी के फॉर्म में रखता, तो उसको एट द एंड कितना मिलेगा, 6811.20। और उसको बड़ी बात, इंटरेस्ट उसको कितना मिल रहा है 6 साल के बाद बैठे 1051.20
11.20 का इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन अगर वो उतना ही पैसा 6 साल के लिए अपने सेविंग अकाउंट में रखता, तो सेविंग अकाउंट में अगर रखता तो उसको इंटरेस्ट कितना मिलता, वही 3 से 4%। वहां पे कंपाउंडिंग नहीं होता है, यहां पे आरडी में कंपाउंडिंग होता है, तो इसलिए उसका अमाउंट इतना हुआ। ठीक है, मैं दिखा देता हूं। अगर मान लो अगर वो 8 महीने के लिए रख रहा है, मतलब सॉरी, अगर वो मान लो 6 साल के लिए 80 रुपीज रख रहा है, तो उसको कितना मिलेगा? 72 इंटू 80, दैट विल बी 5760 इतना रुपीज वो अपने सेविंग अकाउंट में रखता, इतना रुपए वो सेविंग अकाउंट में रखता, और उसको इंटरेस्ट कितना मिलता? इंटरेस्ट उसको मिलता मान लो 5% का भी मान लो 5% का इंटरेस्ट उसको इस टोटल अमाउंट में मिलता। अगर मैं 5% इसका निकालूं 5/100 इंटू 5760, तो दैट विल बी, तो अगर मैं 5% का इंटरेस्ट भी देता हूं तो 576 इंटू 5 अगर मैं करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा? 2880/10। तो ये भी गेट्स कैंसिल, तो मुझे कितना मिलता? 288 रुपए 6 साल के बाद उसको 288 रुपीज का इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन एज बिकॉज यहाँ पे कंपाउंडिंग हो रहा है, तो उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 1051.20 का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप बड़े होकर कभी भी कमाते हो तो ट्राई टू इन्वेस्ट इन पीपीएफ या फिर आरडी अकाउंट्स, क्योंकि यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने को मिलता है और जिससे आपका पैसा ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। ठीक है, सेविंग अकाउंट में पैसा डाल के मत रखना। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। होपफुली आपने ये लिख लिया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है? मिस्टर नायर गेट्स ₹6455 एट द एंड ऑफ 1 ईयर एट अ रेट ऑफ 14% पर एनम इन ए आरडी अकाउंट, फाइंड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। अब देखो यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, तो इसको हम आराम से सोच समझ के करेंगे। ये क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला है? आपको मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है। सोल्यूशन पे आते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू आपको कितना गिवन है? ₹6455 ये आपको गिवन है, और कितने साल के लिए रखा गया है? 1 साल के लिए, फॉर 1 ईयर। तो n आपका कितना हो जाएगा? 12 मंथ्स। ठीक है, यहां पे हमेशा याद रखना आरडी में हम मंथ्स में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहां पे गिवन है 14% का, 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। ठीक है, इन आरडी अकाउंट फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट, तो मतलब पी हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, चलो अब हमें मैच्योरिटी वैल्यू पता है। अब मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट, ये होता है ना। और इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू क्या होता है? P इंटू n इंटू n प्लस 1 बाय 2 इंटू 12 इंटू R/100, ये होता है ना फॉर्मूला। तो I के जगह पे अगर डाल दें तो P इंटू n प्लस P इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू R/100, ये होगा। और मैच्योरिटी वैल्यू का ऐसा रहेगा। अब लेट में इधर जो मंथली इंस्टॉलमेंट है उसको मैं P को X ले लेता हूं, तो यहाँ पे X पुट कर देंगे। तो मैच्योरिटी वैल्यू आपको कितना गिवन है? 6455 इज इक्वल टू X इंटू 12 मतलब 12X प्लस X इंटू 12 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू 14/100। तो 12 गेट्स कैंसिल, 2 से ये कटा तो 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 91/100। तो द 6455 इज इक्वल टू 12x प्लस ये 13 इंटू 7 91/100 0.91 इंटू x 0.91 इंटू x। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6455 इज इक्वल टू 12.91x
तो x विल बी इक्वल टू कितना, x विल बी इक्वल टू 6455 डिवाइडेड बाय 12.91, या फिर पॉइंट अगर यहां से हटाते हैं तो ऊपर चला जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। 1291 इंटू 5, तो 5 9 5 जो 45, 4 10 14 4 1 5 6 6 4 डबल पेपर है, हाँ आ रहा है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, 500 रुपए। तो महीने का मिस्टर नायर को कितना डिपॉजिट करना होगा, 500 रुपए 1 साल के लिए, ताकि उनको एट द एंड जो मैच्योरिटी वैल्यू कितना मिले, 6455 मिले। इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज ₹11364 इन 4 years। इफ द मंथली डिपॉजिट इज ₹200, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। चलो, तो आर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, ठीक है। और मैच्योरिटी वैल्यू आपको कितना गिवन है, ₹11364, और टाइम n आपको कितना गिवन है, 4 years, विच इज इक्वल टू 12 into 4 विच इज इक्वल टू 48 months, है ना। और मंथली डिपॉजिट P आपको कितना गिवन है, 200, ये गिवन है। अब मुझे यहाँ पे R निकालना है, तो वही मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है, तो MV इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, P इंटू N प्लस P इंटू N प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू R बाय 100, बस वैल्यूज डाल दो। तो MV विल बी इक्वल टू, MV कितना है 11364 इज इक्वल टू P के जगह पे 200 इंटू N कितना है 48 प्लस 200 इंटू 48 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू R बाय 100, है ना। अब अगर सॉल्व करते हैं तो 12 से 48 तो गया तो 4, 2 से ये गया तो 2, है ना, और कुछ 200 से ये 100 चला गया, तो 49 इंटू 2 49 इंटू 4 196 R, तो दैट विल बी इक्वल टू 11364 इक्वल टू 200 इंटू 48 प्लस 196 R, ये होगा। तो 11364 इज इक्वल टू 96 होगा ना, 8 2 16 6 1 8 9 9600 प्लस 196 R। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करें 11364 माइनस 9600 इज इक्वल टू 196 R। इसको सॉल्व किया जाए तो 4 6 3 से 6 तो नहीं जा सकता, तो 13 से 6 जाएगा तो 7, फिर 10 से 9 जाएगा तो 1, 1764 इज इक्वल टू 196 R। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 1764 डिवाइडेड बाय 196। अगर 6 और 4 है तो 6 4 जा 24 होता है, तो 24 से करेंगे तो नहीं 24 नहीं कटेगा, तो 6 9 54 196 इंटू 9 करो, तो 54 81 85 8 9 9 17 17 सॉरी 54 5 81 86 8 9
9 + 8 17 1764। हाँ, तो ये कैंसिल, तो बचा कितना 9, तो 9%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे कितना मिल गया 9% मिल गया। यही फॉर्मूला है, इसी से ही सारा कुछ क्वेश्चन सॉल्व होगा। कोई कभी पी पूछा होगा, कभी मैच्योरिटी वैल्यू पूछा होगा, कभी इंटरेस्ट पूछा होगा, तो बहुत सारे चीजें ऐसे पूछे होंगे। बस यही फॉर्मूला है जिसको दिमाग में रखना है। क्या गिवन है उसको नोट डाउन करना है, क्या निकालना है उसको लिख देना है, वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। हाँ, एक चीज कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, जितना आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा, और कैलकुलेशन स्ट्रांग होने पे उतना आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो कीप इन माइंड कि क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसमें और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। बस आपको एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं टू मेक ए हैबिट, टू मेक ए रिफ्लेक्स। कैलकुलेशन जितना अच्छा होगा आपका रिजल्ट भी उतना अच्छा आएगा। और इसी के साथ आपका ये जो बैंकिंग चैप्टर है वो खत्म होता है, मतलब समझाने वाला पार्ट, और 2-3 एग्जांपल्स हमने किए। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी पार्ट में डाउट है तो उस टाइम ड्यूरेशन को नीचे कमेंट सेक्शन में मार्क कर देना, सर ये टाइम ड्यूरेशन मैं समझ नहीं पाया, तो मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर करूंगा। तो इसके साथ आपका मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग खत्म होता है। जीएसटी वाला जो चैप्टर है वो मैं ऊपर लिंक कर दूंगा, आई बटन पे जाके आप क्लिक करके देख सकते हो, वो वीडियोस भी देख लेना, और आपका कमेंट जरूर नीचे दे देना कि मैं अपने आप को और कहां पे सुधार सकूं, या फिर आपको और क्या चाहिए, ताकि आपका पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो जाए और मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीख पाऊं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने टेक्स्ट बुक, आप कोई भी टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हो, सेलिना कर रहे हो या फिर एमएल अग्रवाल, कोई भी टेक्स्ट बुक निकालो, चैप्टर में से क्वेश्चन सॉल्व करो। जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपका आंसर या आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है शेयर्स एंड डिविडेंड। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।